हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। बच चुके हैं रात के 8 और हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो हमारे पेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये हमारी सीरीज़ जो है ये हमारी सीरीज़ रहेगी 12 नंबर की, क्योंकि हमने इससे पहले 11 सीरीज़ करा दी थी। हमारी 12वीं सीरीज़ है। अगर आपने वो सीरीज़ ना देखी तो प्लीज़ देख लें, हमने उसके लिए प्ले लिस्ट बना रखी है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी है एम.एन. रॉय। तो बताइए जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें संविधान सभा को बनाया था। तो इन्होंने ही भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। ठीक है, ये भी याद रखना। और इनका जो होती है जयंती वो होती है 14 अप्रैल को। और हाल ही में हमारे करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में किसने इनकी जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, किस राज्य सरकार ने की है। तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने कहा है कि वो 14 अप्रैल यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर को समानता दिवस के रूप में मनाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और वहीं अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सरोजिनी नायडू की बात करें तो इन्होंने 1925 के जो कानपुर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी। और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी और दूसरी महिला थी, क्योंकि पहली महिला श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। ठीक है, वहीं जो सरोजिनी नायडू है इनकी जयंती होती है 13 फरवरी को, जिसे हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। ये भी याद रखना। एम.एन. रॉय की बात करें वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पंचशील समझौता किनके बीच में हुआ था, यानी कि जो पंचशील समझौता था वो किन दो देशों के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए है भारत और चीन, ऑप्शन बी है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भारत और म्यांमार। तो अगर हम बात करें पंचशील समझौते की तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत और चीन। सन 1962 में भारत और चाइना के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, वहीं चाइना की बात करें तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और युआन। और भारत और पाकिस्तान की बात करें तो इसमें जो पाकिस्तान आ रहा है इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। वहीं जो बांग्लादेश है तो इसकी कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना। और बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है। और बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है, तो इससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी के है, इसे भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की केसर को जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके क्यों ना जीआई टैग और इम्पोर्टेंट डेज और आपके जो गवर्नर हैं ये सारी चीज़ें एक साथ ही कवर करा लूँ, तो इसमें मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। तो बताइए किस राज्य के केसर को जीआई टैग मिला है। तो हमारा ऑप्शन ये है इसमें जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात करें केसर की तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो ये हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के केसर है उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी कैपिटल है श्रीनगर, यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और यहाँ की केसर को जीआई टैग मिला है। पहले ये हमारा एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसमें धारा 370 हटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वहीं अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार की है कैपिटल पटना, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर। वहीं हम उत्तर प्रदेश की और हाल ही में यहाँ के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है, ये भी याद रखना। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 हैं, यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और भारत के सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा के साथ विधान परिषद है। कौन कौन से, बहुत बार मैंने आपको याद कराया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये वो 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नागालैंड के राज्यपाल कौन बने हैं। तो बताइए जो नागालैंड है इसके राज्यपाल कौन बने हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी है श्री बंडारू दत्तात्रेय, ऑप्शन सी है थावरचंद गहलोत, ऑप्शन डी है श्रीला गणेशन। तो बताइए नागालैंड के राज्यपाल कौन बने हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रीला गणेशन।
ठीक है। जो नाग वगैरह होता है, जब भी हम उसको देखते हैं तो हमें गणेश भगवान याद आ जाते हैं कि जल्दी जल्दी सांप को हटाओ, नाग को हटाओ, नहीं तो हमें डस्ट लेगा। तो नागालैंड के राज्यपाल हैं श्रीला गणेशन, ऐसे याद कर सकते हैं। वही नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, ठीक है। आनंदीबेन पटेल जो है ये यूपी की राज्यपाल है, और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। श्री बंडारू दत्तात्रेय की बात करें तो ये कहाँ के हैं, ये हैं हरियाणा के गवर्नर। और थावरचंद गहलोत की बात करें तो ये हैं कर्नाटक के गवर्नर, ठीक है। तो सभी के गवर्नर याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नागालैंड की राज्यपाल है शीला गणेशन, थावरचंद गहलोत है कर्नाटक के, श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं हरियाणा की, और आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में थेरी मातो ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। ये हमने थोड़ा करंट अफेयर से क्वेश्चन ले लिए कि साथ ही आपको करंट अफेयर का रिवीजन भी होता है। वैसे तो हम मॉर्निंग में 8 बजे आप लोगों के लिए क्लास डेली लेकर आते हैं करंट अफेयर्स की, जो आपके पेट के एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होगी, लेकिन इसमें भी मैंने साथ ही क्वेश्चन ले लिए रिवीजन के लिए। तो हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में थेरी मातो ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है अमेरिका, और ऑप्शन डी है इजराइल। तो बताइए थेरी मातो ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, फ्रांस। वही बात करें फ्रांस की, तो इसकी कैपिटल है पेरिस, और वहीं पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। उसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है। और अभी इसने रिसेंटली भारत के 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट और भी शामिल कर लिए हैं, और अब भारत में टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं, ठीक है। आगे है हमारा चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी रेनमिनबी और युआन। अमेरिका की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। और अभी करंट अफेयर्स ये भी निकलता है कि बस 2024 में जो हमारा गणतंत्र दिवस होगा उसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन रहेंगे, वो हमारे राष्ट्रपति रहेंगे अमेरिका के जो बाइडेन, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो मुख्य अतिथि रहेंगे 26 जनवरी को, यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और ये बहुत बार एग्जाम, और ये हमारे 1 साल तक अब करंट अफेयर में बना रहेगा, तो याद रखना। वहीं अमेरिका और भारत के बीच में वज्र प्रहार एक्सरसाइज होता है, कोप इंडिया एक्सरसाइज होता है, तो ये एक्सरसाइज भी याद रखना है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बताइए जो ये हमारा ग्रैमी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में देते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये है संगीत, ऑप्शन बी है नृत्य, ऑप्शन सी है खेल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा संगीत, ठीक है। म्यूजिक यानी संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 23 मार्च को शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा स्टैटिक जीके का, ये पूछा जाता है कि 23 मार्च को जो शहीद दिवस है वो किसकी याद में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है सुखदेव, ऑप्शन बी है राजगुरु, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो सबसे पहले तो याद रखना जो ये शहीद दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को शहीद दिवस। और ये किसकी याद में मनाते हैं। तो 19 मार्च को सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, इसलिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। वहीं 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को कर दी थी, ठीक है। वो दूसरा शहीद दिवस है, दूसरा शहीद दिवस है, दोनों याद रखना। फिर हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है, यानी कि वो कौन सा राज्य है जहाँ के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। मैंने आपको बताया था ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। अगर आप ध्यान से हमारी क्लास देख रहे हैं तो आपको फटाक से उत्तर मिल गया होगा। तो बस इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। हाल ही में बिहार राज्य का जो मिर्चा चावल है उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बात करें अगर बिहार की तो इसकी कैपिटल है पटना, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर, ठीक है। और यहाँ का राजकीय जो पुष्प है वो है गेंदा। वहीं बात करें जीआई की तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक, और ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। सबसे एक्ट 1999 में आया था और सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की 4 में प्रदान किया गया था। ये जो उद्योग मंत्रालय के जो पीयूष गोयल है उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये सारी चीजें भी याद रखना। वहीं बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 हैं, यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और भारत के सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा से विधान परिषद है। मैंने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश, बिहार,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है और यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल अपनी बाउंड्री नेपाल और बांग्लादेश के साथ टच करता है। ठीक है, ये भी याद रखना। वहीं जो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, ये पहले भारत की कैपिटल थी, लेकिन 1911 में भारत की कैपिटल नई दिल्ली बना दी गई। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी कैपिटल है श्रीनगर, यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और इसका जो GI टैग है वो केसर को प्रदान किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना। और उत्तर प्रदेश के बनारसी पान और लंगड़ा आम को भी GI टैग मिला है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है। तो बताइए, जो भूमध्य सागर है उसको लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा सुएज नहर, ऑप्शन बी हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन सी है पनामा नहर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा सुएज नहर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सुएज नहर है वो मध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे 10वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि नागालैंड की राजधानी क्या है। हमारे पट के एग्जाम में जो है कैपिटल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमने इसे भी कवर कर लिया है। तो बताइए नागालैंड की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए है कोहिमा, ऑप्शन बी है गंगटोक, ऑप्शन सी है इम्फाल, ऑप्शन डी है दिसपुर। तो अगर हम बात करें नागालैंड की तो इसकी कैपिटल हो जाएगी कोहिमा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ठीक है, वही अगर बात करें गंगटोक की तो ये सिक्किम की कैपिटल है, इम्फाल की बात करें तो ये मणिपुर की है, दिसपुर की बात करें तो ये असम की है। ये सारी चीज़ें भी याद रखना कि दिसपुर जो है वो असम की कैपिटल है, इम्फाल मणिपुर की है, गंगटोक सिक्किम की है और नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है। तो ऑप्शन ए है गोदान, ऑप्शन बी है गबन, ऑप्शन सी है निर्मला, ऑप्शन डी है पित्तसबी। तो बताइए कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है। और ये हमारा स्टैटिक जीके और हिंदी दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने कवर किया है। तो गोदान भी है, गबन भी है, निर्मला भी है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, दो बेलों की कथा है। तो ये सारी जो है वो प्रेमचंद की हैं। तो हमारा डी हो जाएगा आंसर और पित्तसबी। ठीक है, इनमें से जो सभी रचनाएं हैं वो प्रेमचंद की हैं। गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, दो बेलों की कथा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो बताइए जो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो कहाँ स्थित है। हमारा ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है मेघालय। तो अगर बात करें चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तो वो स्थित है हमारा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्थित है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। ठीक है, सारी कैपिटल्स याद रखना। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग के नए CEO किसे बनाया गया है। और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर स्टैटिक जीके दोनों में कवर होता है। तो बताइए जो हाल ही में नीति आयोग है उसके नए CEO किन्हें बनाया गया है, कैसे बनाया गया है नहीं, किन्हें बनाया गया है, ऐसे हटा दो। अच्छा बताइए तो हाल ही में जो नीति आयोग उसके नए CEO किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए है BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन सी है अमिताभ कांत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो अगर बात करें नीति आयोग के तो इसके नए CEO बने हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नई CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अभी नीति आयोग के नए बने हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये भी याद पूछ लेता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसके उपाध्यक्ष और इसके CEO जो BVR सुब्रमण्यम बने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि पंचशील समझौता किनके बीच हुआ है। तो बताइए जो पंचशील समझौता है वो किनके बीच हुआ है। ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी है भारत अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भारत पाकिस्तान। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत और चाइना। पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच में 1962 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रशस्ति किसने लिखी थी। तो बताइए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी। तो हमारा इसमें ऑप्शन ये है हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है मेगस्थनीज, ऑप्शन सी है फाहान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें समुद्रगुप्त की तो उसकी प्रशस्ति लिखी है हरिश्चंद्र ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हरिश्चंद्र।
वहीं जो मेगस्थनीज हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे और इन्होंने इंडिका लिखी थी। फाहन की बात करें तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, ठीक है, याद रखना। फाहन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। मेगस्थनीज जिन्होंने इंडिका लिखी है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। हरिशेन ये किसके, और जो हरिशेन थे उन्हें समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और उन्होंने क्या लिखी है, उन्होंने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति इन्होंने ही लिखी है। वहीं अगर समुद्रगुप्त की तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है और जो हमारे सिक्के थे सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इन्हें ही दर्शाया गया है और साथ ही इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। तो समुद्रगुप्त को महाराजा धीराज की उपाधि से सम्मानित किया गया है, सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है और ये भारत का नेपोलियन कहते हैं। ये सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। और इनके दरबारी कवि कौन थे, हरिशेन, ठीक है, इनकी प्रशस्ति हरिशेन ने लिखी है। फिर हमारा 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सभी एग्जाम्स के लिए और हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक चट्टान से दूसरे चट्टान में परिवर्तन क्या कहलाता है। एक चट्टान है उसका दूसरे चट्टान में परिवर्तन ये क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सेल चक्र, ऑप्शन बी अग्नेय चक्र, ऑप्शन सी अवसादी चक्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एक चट्टान से दूसरे चट्टान में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेल चक्र, ठीक है, सेल चक्र कहलाता है। और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टैटिक जीके करंट अफेयर दोनों को कवर करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन ए है 107 है, ऑप्शन बी है 126 है, ऑप्शन सी है 127 है और ऑप्शन डी है 161 है। तो बताइए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 127, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक 127 है। वहीं 126 किस में है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक और वर्ल्ड पीस इंडेक्स यानी विश्व शांति सूचकांक दोनों में ही इंडिया की रैंक 126 है, ठीक है। अगर हम हैप्पीनेस की बात करें तो इसमें, और अगर हम पीस की बात करें तो इसमें, इन दोनों में ही किसकी है, दोनों में ही इंडिया की रैंक जो है वो 126 है। और 161 किस में है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की रैंक जो है वो 161 है। और 107 किस में है, ग्लोबल, ये हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 है। ये सारी चीज़ें याद रखना। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है और वर्ल्ड पीस इंडेक्स में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 है, 107 है वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में और 161 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है। हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा 127। फिर हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे। ऑप्शन ए है एम एस सुब्बालक्ष्मी, ऑप्शन बी है लता मंगेशकर, ऑप्शन सी है पंडित रविशंकर और ऑप्शन डी है हमारा क्या कह रहा है, भीमसेन जोशी। तो बताइए भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा एम एस सुब्बालक्ष्मी। जो एम एस सुब्बालक्ष्मी भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार हैं और इन्हें कब मिला था, 1998 में मिला था, ठीक है। अगले साल 1999 में भारत रत्न पाने वाले जो थे वो पंडित रविशंकर थे और लता मंगेशकर इन्हें 2001 में प्रदान किया गया था, ठीक है। सारी चीज़ें याद रखना। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार एम एस सुब्बालक्ष्मी है 1998 में, दूसरे पंडित रविशंकर है 1999 में, लता मंगेशकर को 2001 में मिला था और भीमसेन जोशी इन्हें भी मिला था। और कब मिला था, भीमसेन जोशी को मिला था सन 2009 में, ठीक है, याद रखना। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि माना दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मेघालय। तो अगर हम बात करें माना दर्रा की तो बहुत ही फेमस दर्रा और ये स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सारे दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। यह माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा स्थित है। और बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, से नवाबों का शहर कहते हैं। सिक्किम की बात करें तो इसकी कैपिटल है गंगटोक और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पवन कुमार चमलिंग। और मेघालय की बात करें तो इसकी कैपिटल है शिलोंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो बताइए जो हमारे विधानसभा के सदस्य हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन ए है जनता द्वारा, ऑप्शन बी है राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री द्वारा। तो अगर हम बात करें विधानसभा के सदस्यों की तो वो चुने जाते हैं जनता द्वारा, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो विधानसभा के सदस्य जो है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आगे हमारे 21 क्वेश्चन देख लें क्या कर रहा है। और आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए एग्जाम्स में पूछा जाएगा। हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? ऑप्शन ए है दिल जश्न बोले, ऑप्शन बी है ऐसा देश है मेरा, ऑप्शन सी है दिल बोले हड़प्पा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इतने सारे जो सॉन्ग्स हैं इसमें से कौन सा एंथम सॉन्ग जो है रिलीज किया गया है आईसीसी विश्व कप के। बताइए इन सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स में से कौन सा सॉन्ग है जो एंथम सॉन्ग रिलीज किया गया है आईसीसी विश्व कप के लिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दिल जश्न बोले। हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए जो एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है वो बोला है दिल जश्न बोले। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आईसीसी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1909 यानी 1909 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आईसीसी के आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 22वां कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसके बारे में बताया था। बताइए 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है शहीद दिवस, ऑप्शन बी है पराक्रम दिवस, ऑप्शन सी है ब्रेल दिवस, ऑप्शन डी है गणतंत्र दिवस। तो हमारा गणतंत्र दिवस तो होगा नहीं क्योंकि 26 जनवरी को मनाते हैं, ब्रेल दिवस तो होगा नहीं क्योंकि 4 जनवरी को मनाते हैं, पराक्रम दिवस तो होगा नहीं क्योंकि 30 जनवरी को मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती, और शहीद दिवस ही होगा। बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा हमारा। जो 30 जनवरी है उसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, इसीलिए हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल लिखी थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था। ब्रेल दिवस हम 4 जनवरी को मनाते हैं और क्योंकि वहीं जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को मनाते हैं। और 2023 में यहाँ के मुख्य अतिथि रह के मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, और 2024 में यहाँ के मुख्य अतिथि रहेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। फिर हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि वनों के वितरण को किस मैप से दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए है विषयगत मैप, ऑप्शन बी है राजनीतिक मैप, ऑप्शन सी है भौगोलिक मैप, ऑप्शन डी है पृथ्वी सभी। तो बताइए वन जो होते हैं उनके वितरण को किस मैप से दर्शाते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा विषयगत मैप। ठीक है, जो हमारा थीमेटिक मैप होता है यानी कि विषयगत मैप होता है उससे हम वनों के वितरण को दर्शाते हैं। वही जो राजनीतिक मैप होता है इसे हम राजधानियाँ, कैपिटल ये सब दर्शाते हैं। भौगोलिक से हम वहाँ की वस्तुएं दर्शाते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वालों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आकेंक्षक, ऑप्शन बी है अतिथि, ऑप्शन सी है निशाचर। ये हमारे करंट अफेयर हिंदी और ये हमारे हिंदी और स्टैटिक जी के दोनों में कवर होता है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वालों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आकेंक्षक। जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करता है उसे हम आकेंक्षक कहते हैं। अतिथि की बात करें जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो उसे हम अतिथि कहते हैं। मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पहुना ये सब पर्यायवाची होते हैं। निशाचर की बात करें तो जो रात में विचरण करता है उसे निशाचर कहते हैं, यानी कि जो रात में जागता है। का मतलब होता है रात और चर का मतलब होता है विचरण करने वाले। रात में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। इसके पर्यायवाची होते हैं राक्षस, दानव, दैत्य। ठीक है, ये सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो बताइए जो अरुणाचल प्रदेश है इसके राज्यपाल कौन हैं? ऑप्शन ए है केवल्य त्रिविक्रम पटनायक, ऑप्शन बी है कलराज मिश्र, ऑप्शन सी है आचार्य देवव्रत, ऑप्शन डी है सत्यदेव नारायण आर्य। तो हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो इसके हमारे गवर्नर होंगे ऑप्शन ए केवल्य त्रिविक्रम पटनायक। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी कैपिटल है ईटानगर और यहाँ के गवर्नर है केवल्य त्रिविक्रम पटनायक। बात करें इसकी कैपिटल की तो वो ईटानगर है। कलराज मिश्र की बात करें तो ये राजस्थान के गवर्नर हैं। आचार्य देवव्रत की बात करें तो ये गुजरात के हैं और सत्यदेव नारायण आर्य की बात करें तो ये हरियाणा के हैं। ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के गवर्नर हैं। आचार्य देवव्रत जो है वो गुजरात के हैं। कलराज मिश्र राजस्थान के हैं। केवल्य त्रिविक्रम पटनायक अरुणाचल प्रदेश के हैं। 26वां क्वेश्चन हमारा देख लेते क्या कर रहा है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारा 1 साल के तक करंट अफेयर में बना रहेगा। ठीक है, हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी है 33%, ऑप्शन सी है 35%, ऑप्शन डी है 75%। बताइए, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33%। कितनी अच्छी बात है ना, आपकी हिंदी, स्टैटिक, जीके और मैथ और सारी चीज़ें एक साथ ही कवर हो रही हैं।
करंट अफेयर सारी चीज़ें एक साथ ही कवर हो रहेंगी। तो बताइए, नए संसद में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 33%। ठीक है, हमारा 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो बताइए, मध्य प्रदेश का वो कौन सा उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ऑप्शन बी है कीरा चावल, ऑप्शन सी है केसर और ऑप्शन डी है रामबन सुलाई शहद। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिंडोरी की जो गोंड पेंटिंग है उसे मध्य प्रदेश के उत्पाद को जीआई टैग मिला है। ठीक है, क्योंकि जो कि मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोज ताल स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं और नदियों का मैका भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं और यहाँ की नर्मदा नदी काफ़ी फेमस है। वहीं जीरा चावल की बात करें जीरा चावल की, तो ये उड़ीसा के हैं जिसे जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ की केसर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का है। रामबन सुलाई शहद की बात करें तो ये भी हमारा जम्मू और कश्मीर का है। तो जम्मू कश्मीर के रामबन सुलाई शहद और केसर है, दोनों को जीआई टैग मिला है, याद रखना। मानते हैं आगे हमारा कह रहा है 28वां क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सीमा हैदर वाली नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है। ठीक है, वैसे भी इतना ठीक है। तो ऑप्शन ए है 23 जनवरी, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 30 जनवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, और गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाई 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती, और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 29वां क्वेश्चन कह रहा है, ये हमने पॉलिटी से लिया है अपना, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? जी क्वेश्चन है, लेकिन आता है एग्जाम में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है राज्य और इसके कार्यक्षेत्र, ऑप्शन बी है नागरिकता, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। तो बताइए, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राज्य और उसके कार्यक्षेत्र। संविधान के भाग 1 में राज्य और उसके कार्यक्षेत्र का वर्णन किया गया है, और हमारे अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हैं। वहीं नागरिकता की बात करें तो इसका वर्णन भाग 2 में किया गया है, और ये हमारे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हैं। और ठीक है, वहीं मौलिक अधिकार है इनका वर्णन भाग 3 में किया गया है, और ये 12 से लेकर 35 तक हैं। वही मौलिक कर्तव्य है और जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं। वही मौलिक कर्तव्य है इनका वर्णन जो है भाग 4 के ए में किया गया है, और ये 51 के ए में है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो संविधान के भाग 1 में राज्य उसके कार्यक्षेत्र का वर्णन है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। नागरिकता का वर्णन जो है वो भाग 2 में है, और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अमेरिका से लिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये भाग 4 में है, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं, और आर्टिकल 36 से लेकर 91 तक हैं। फिर जो मौलिक कर्तव्य हैं ये हमने लिए हैं रशिया से 42वें संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, और ये आर्टिकल हमारे 51 के ए में है और भाग 4 के ए में है। ठीक है, उसके बाद भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, तो ये सारी चीज़ें भी याद रखना। फिर हमारा ये 30वां क्वेश्चन कह रहा है, और आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। फाइनली हमारी आज की सीरीज समाप्त हुई है। इससे पहले मैंने इसकी काफ़ी सीरीज बना रखी है, अगर आपने वो ना देखी है तो सारी सीरीज देख लीजिएगा। हमने अलग ही इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और इसके हम छोटे छोटे शॉर्ट्स भी डालते हैं, जिसको आपको, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, रील्स ज़्यादा देखते हैं, तो हमने शॉर्ट्स बना दिए हैं इसके। तो रोज क्या यानी कि शॉर्ट्स बना रखे हैं, तो वो भी आप सारी देख लेना। हमने शॉर्ट्स के नाम से लिखा है, इसमें 1 मिनट में आपके 10-10 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं उसमें। ठीक है, तो वो भी जरूर देख लेना। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इतने प्यारे प्यारे शॉर्ट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और साथ ही जो हमारे जो कम्युनिटी पोस्ट है, साथ ही हमारे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में हम क्वेश्चन डालते हैं, उसके भी आंसर दिया कीजिए, वो आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आज की सीरीज का कि हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है? ऑप्शन ए है लीना कुमार, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है किरण जॉर्ज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड है वो लीना कुमार ने जारी की है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वही जो नंदिनी गुप्ता हैं, इन्होंने यह फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है, ये भी याद रखना, हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर आप ओपीटी पेटी करंट अफेयर में बेस्ट करना चाहते हैं तो हमारी सुबह 8 बजे वाली क्लास जरूर देखा कीजिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।